नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं, रैंडमली एक टॉपिक लिया है संज्ञानवाद। ठीक है, इसके बारे में शुरू करते हैं। मस्तिष्क में होने वाली समस्त गतिविधियाँ संज्ञान कहलाती हैं, जैसे तर्क करना, चिंतन करना, समझना, भाषा का संश्लेषण करना, विचारों का विश्लेषण आदि। ये सब क्या कहलाते हैं? ये संज्ञानवाद कहलाते हैं। संज्ञानवाद का टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि है क्या संज्ञान। संज्ञान एक्चुअल में होती है हमारी मानसिक क्रियाएं हैं। ठीक है, जिसमें हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, समझते हैं, विचारों का संश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ कुछ गामक क्रियाएं होते हैं, चालक होती हैं क्रियाएं। ये ड्राइव्स होते हैं एक तरह से, जैसे मांसपेशियों के चालन पर निर्भर होते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। हम सब हमारी एज से इस चीज़ से निकल कर आए हैं। अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं छोटे बच्चों को, तो वो कैसे गामक क्रियाएं करते हैं। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, पहले चीज़ों की तरफ देखता रहता है, बहुत छोटा बच्चा जो होता है, फिर वो धीरे धीरे उठना सीखता है, बैठना सीखता है, खाना सीखता है, पीना सीखता है, दौड़ना सीखता है। तो ये हमारी चालक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद होती हैं गत्यात्मक क्रियाएं। गत्यात्मक, ये डायनेमिक जो प्रोसेस है वो कैसी होती हैं? ये प्रशिक्षण और अभ्यास से संचालित क्रियाएं होती हैं। ये गामक क्रियाएं ऐसी हैं, ड्राइव्स ऐसी हैं जिन्हें हम किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जैसे तैरना सीखना है, कोई ऐसे नहीं सीख जाता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। जैसे खिलाड़ी द्वारा दौड़ना, एक नॉर्मल दौड़ना अलग चीज़ है और एक फील्ड में दौड़ना अलग चीज़ है, ट्रैक पर दौड़ना अलग चीज़ है, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्टेमिना उसके लिए ज़रूरी होता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये गत्यात्मक क्रियाएं होती है, डायनेमिक ड्राइव्स होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने इस संज्ञानवाद को बहुत पॉपुलर किया है। इसके बारे में बहुत काम किया है इन्होंने। जीन पियाजे को संज्ञानवाद या निर्मितवाद या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो जीन पियाजे जो है ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और अल्फ्रेड बिने के स्टूडेंट थे। अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि मापन क्रिया का और बिने साइमन जो परीक्षण दिया था, ये उसके अंडर में काम करते थे, उनके शिष्य थे। और अब हम बात करते हैं जीन पियाजे का योगदान जो है वो किस किस में आता है। जीन पियाजे का जो योगदान है वो 3 चीज़ों में आ जाता है। यानी कि एक तो इन्हें संज्ञानवाद में, इन्होंने विकास में इसका योगदान दिया है। दूसरा, इन्होंने निर्मितवाद में, यानी जिसे निर्माणवाद भी कहा जाता है, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। और तीसरा, इन्होंने नैतिक विकास में भी योगदान दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है जीन पियाजे ने। लेकिन यहाँ पर इसलिए संज्ञानवाद के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग ने भी दिया है। ठीक है, कोहलबर्ग ने इसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की, जबकि जीन पियाजे इसकी 2 अवस्थाएं बताते हैं। खैर, आगे हम बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करके विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये सारी थ्योरी किसने दी है? जीन पियाजे ने दी है। पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक विकास एक निश्चित क्रम में और व्यवस्थित प्रकार से होता है। इसके लिए जीन पियाजे 4 अवस्थाएं भी बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चारों जो अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। जीन पियाजे का जो मानना है वो क्या कहता है कि बच्चे की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होती है। ठीक है, क्यों होती है? इनका जो चिंतन है, इनका जो थिंकिंग है, इनका जो सोचने का जो तरीका है वो बड़ों से, वयस्कों से क्वालिटेटिव तौर पर, गुणात्मक तौर पर भिन्न होता है, अलग होता है, बजाय के मात्रात्मक या परिमाणात्मक के, या क्वांटिटी वाइज अलग होता है। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ जो अवस्थाएं जो बताई हैं, इन्होंने क्या बताया है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था। इसके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है और हर बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। संवेदी गामक अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी ध्यान में रख सकते हैं। कई बार हिंदी में नाम याद नहीं रहता तो आप इंग्लिश से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी यानी हमारी 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां हैं।
सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहा जाता है, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनन अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जिसे 0 to 2 ईयर भी कई बार मेंशन किया जाता है। तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखिए कि इस एज तक क्या होता है कि बच्चा जो है वो बैठना, उठना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना और अंगों में समन्वय जैसी क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक में संवेदना का विकास होता है। बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, ऐसे हर एक के पास नहीं जाते इतनी छोटी एज के बच्चे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो बेटी है, छोटी है, बहुत छोटी है, 1.5 साल की है, वो भी ऐसे ही करती है, बैठती है, उठती है, खाती है, पीती है, अब चलती है, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स प्रोनाउंस करती है, बोलती है और अपने तरीके से कुछ करने की कोशिश में लगी रहती है। तो वो संवेदनाएं हैं उसकी, उसके ड्राइव्स हैं। ठीक है, वो किसी के पास जल्दी नहीं जाती है, अननोन के पास नहीं जाती है, किसी से जल्दी मिक्सअप नहीं होती है, जहाँ जो उसके आसपास है उनके साथ वो खेलना, बात करना सब पसंद करती है। तो ये ऑलमोस्ट सब इस एज ग्रुप के बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी अवस्था में बालक में जिज्ञासा की, अनुकरण की उत्पत्ति होती है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ अपनी बेटी का, क्योंकि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थियोरेटिकली हम चीज़ें कुछ भूलने लग जाते हैं। आप भी अगर आप पढ़ोगे तो आप कितनी देर तक याद रख पाओगे? 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, भूल जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास के बच्चों को देखें, 0 to 2 ईयर के बच्चों को देखेंगे तो आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 0 से या जन्म से जो 2 साल तक का जो समय है, इस एज पे बच्चा क्या करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। अगर आप उसे एक बार स्पून फीडिंग करवाएंगे तो वो खुद उसके बाद अपने आप स्पून को पकड़ना, ग्रिप करना शुरू करेगा, अपने आप खाना शुरू करेगा। ठीक है, इसमें जिज्ञासा होती है, बच्चों को हर चीज़ उलट पुलट कर देखने की जिज्ञासा होती है, हर चीज़ को छूने की उनकी इच्छा होती है, कोई चीज़ कैसे वर्क कर रही है वो भी होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, उनमें ज़्यादा भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ सजीव है, कौन सी चीज़ निर्जीव है ना। ऐसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे, वो कीड़े मकोड़ों को भी पकड़ कर ले आते हैं। मेरी बेटी भी ले आती है, छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, डर लगता है, हमें देखकर डर लगता है कि वो उसको काट ना ले या कुछ खराब ना, कुछ हो ना जाए, है ना। लेकिन बच्चे इस चीज़ में नहीं ऐसा कुछ सोचते। छोटे बच्चे हैं, उनका इतना माइंड डेवलप नहीं होता है, इनमें संवेदना का विकास होता है। अगर उसको कहा जाए कि आपको किसके पास जाना है तो वो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अटैच है ना। तो घर में ऐसे आप अपने आसपास देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों के पास रहना मौजूद करते हैं, वो सिक्योरिटी फील करते हैं, है ना। ऐसे किसी अननोन के पास नहीं जाते हैं। इनमें जिज्ञासा की, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण में 3 तत्व शामिल होते हैं कि बच्चे के मॉडल के व्यवहार को देखते हैं, प्रक्षेपण करते हैं। मतलब कि अगर आप उन्हें कोई चीज़ दिखाओगे तो वो उसे उलट पुलट कर देखेंगे, चीज़ों को टच करके देखेंगे, है ना। फिर उसके बारे में अपने माइंड में सेटअप करते हैं, मस्तिष्क में धारण करते हैं। यानी बच्चे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ को लगातार उनको दिखाते हो, जैसे इस टाइम के 1.5 साल के बच्चे को, 2 साल की एज तक के बच्चे को अगर आप चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हो तो वो उन चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, अपने माइंड में उसको सेटअप करने लग जाते हैं। और पुनः उत्पादित करना, अगर आप बच्चों को सिखाया जाता है बोलो मम्मा, बोलो पानी, है ना, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को बोलना शुरू करते हैं। दादा, नाना, हम जैसा उसको सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं उस चीज़ का, है ना। बालक में 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इनमें आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी इसके आगे स्टार कर दिया है इसीलिए क्योंकि 18 से 24 माह का जो बच्चा होता है, 1.5 से 2 साल के जो बीच में जो बच्चा होता है, उसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण स्थायित्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें पियाजे का ये जो सिद्धांत है संक्रिया पर, इसी संक्रिया पर आधारित है। ठीक है, संज्ञानवाद। इस अवस्था में बालक चिंतन प्रारंभ करते हैं, लेकिन उनका चिंतन कम परिपक्व और निम्न श्रेणी का होता है। वे तथ्यों की सत्यता के बारे में नहीं जानते हैं। चिंतन कितनी तरह का होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है क्योंकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो इसी के ऊपर काम करती है, 2 से 7 साल के बच्चे के बारे में। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जीन पियाजे ने जो काम किया था ये संज्ञानवाद पे, ये इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर
जो प्रैक्टिकल है वो किए थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम कह रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, ये इन्होंने बर्थ टू एडोलेंस तक बताई है, यानी जन्म से किशोरावस्था तक जो एक पूरा प्रोसीजर जो संज्ञानवाद का वो चलता है, ये इन्होंने अपने ही तीनों बच्चों के ऊपर किया है। ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। दूसरी बात कि इस एज ग्रुप में बच्चे जो हैं वो चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई मेडिटेशन नहीं करनी है, बस थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका जो जो इंटेलेक्चुअल है, जो धीरे धीरे इनकी जो बुद्धि है वो काम करना शुरू करती है, लेकिन ये कम परिपक्व होते हैं। निम्न श्रेणी का इनका चिंतन होता है, इनको ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पता होते हैं। ठीक है। अब हम चिंतन की बात करते हैं। सरल चिंतन होता है कि तथ्यों में उल्टाव पलटाव नहीं करना बच्चों को आता अभी। सहज चिंतन क्या होता है कि बच्चे मस्त रहते हैं, खाया पिया खेला काम किया, अपना जो उनको दिया जाता है वो कर लेते हैं। फिर है आत्म केंद्रित चिंतन। आत्म केंद्रित चिंतन क्या होता है? जिस चिंतन का मुख्य आधार बालक स्वयं होता है। यानी कि अगर इस एज में अगर आपने बच्चे को कह दिया ना कि बेटा ये चीज़ तुम्हारी है, तो वो परमानेंट है, यानी कि बच्चा यही मानेगा कि ये चीज़ मेरी ही है। ठीक है। वो उसे किसी दूसरे के साथ शेयर करना नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। फिर है जीवंत चिंतन। इसे जनात्मवाद भी कहा जाता है, जीव चिंतन भी कहा जाता है, एनिमिज्म भी कहा जाता है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को एनिमेट कर देते हैं। ठीक है। इन एनिमेट नहीं कर रहे हैं, सजीव समझ रहे हैं। इनको लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? जैसे इनको ये कहा जाए कि जैसे गाड़ी कोई चल रही है तो इनको लगेगा कि गाड़ी जो है ये चलती है। मतलब उनको ये नहीं पता है कि ये नकली में है या ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड से चल रही है या किसी और मेथड से चल रही है ना। इनको लगता है कि गाड़ी सजीव है, ये चलती होती है। अब पेड़ों को ये निर्जीव समझते हैं जो एक जगह खड़े रहते हैं, तो इन्हें पेड़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, लाइफ के बारे में नहीं पता होता है। ये छाया को जो परछाई है उसको सजीव समझने लग जाते हैं। अंधेरे में जब परछाई देखेंगे तो ये लगेगा कि कोई है, साथ में है। जब रात को ये चलेंगे, हम चलते हैं, बच्चा जब चलता है तो उसको लगता है कि चांद तारे भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो ये उन चीज़ों को एनिमेट समझने लगता है। तो ये एनिमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इसी एज ग्रुप में होता है। ठीक है। अब इसी तरह से एक चीज़ और बच्चे समझते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं, 6-7 साल के बच्चे को तो काफ़ी अच्छे से समझने आने लग जाता है, लेकिन एट द एज ऑफ 2 और 4 ये यही समझते हैं जैसे चिड़िया का ज्ञान होता है, लेकिन इनको पतंग के बारे में नहीं पता होता है। तो जब ये पतंग को उड़ते देखते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, चिड़िया उड़ रही है ना। इनको ये लगता है कि चिड़िया, पतंग, कबूतर सब सेम है। इनको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है, नाम नहीं पता है। आप कबूतर दिखाओगे तो भी ये चिड़िया बोलेगा, कौवा दिखाओगे तब भी चिड़िया बोलेगा, है ना। अगर जैसे गाय का कॉन्सेप्ट पता है लेकिन इसे भैंस के बारे में नहीं मालूम है, तो जब अगर किसी भैंस को चलते हुए देखेंगे तो कहेंगे गाय चल रही है। तो गाय अभी डिफ्रेंशिएट करना नहीं आया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पियाजे द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ये कहते हैं कि ये कैसी अवस्थाएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं 2 तरह की हो जाती हैं। ये कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहो, चाहे इसे आप प्राक प्रत्यात्मक अवस्था कहो या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कहो, ये 2 to 4 ईयर्स का होता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए चिंतन करते समय उसकी प्रतिमा का निर्माण होना। संकेत व चिन्ह महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो सूचक का काम करते हैं। ठीक है। ये सूचक का काम करते हैं यहाँ पर, और संप्रत्यय निर्माण करते हैं। यानी कि जब बच्चे को बताया जाता है कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को दिखाया है ना, तो आप उसको रियल में दिखाएंगे या किसी ऑब्जेक्ट की डमी आप दिखाते हैं, मॉडल फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो उसको धीरे धीरे अपने माइंड में सेट करना शुरू कर देता है सिंबल्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से जो प्रतिमा का एक निर्माण करता है। जैसे आपने बोला ए से एप्पल, तो जब तक आप एप्पल दिखाओगे नहीं तो वो उसके माइंड में क्रैम रहेगा कि हाँ ए फॉर एप्पल हमें बोला गया है, तो वो हर चीज़ को एप्पल बोलेगा। लेकिन अगर आप एप्पल को रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हो, रियल में उसको एप्पल दिखाते हो कि हाँ ये एप्पल
है ना, किसी चीज़ के बारे में आप बताओगे कि ये एप्पल है, तो वो उस चीज़ के माइंड में सेट करेगा कि मैंने जो पहली बार पिक्चर देखी है ये एप्पल है। उसके बाद अगर कभी भी दोबारा वो एप्पल की किसी पिक्चर को या किसी ऑब्जेक्ट को दोबारा कभी एप्पल देखता है तो वो एप्पल बोलेगा। न्यूज़पेपर में किसी बुक में वो एप्पल की इस पिक्चर को देखता है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये ए फॉर एप्पल है। अगर आप जैसे फ़ोन पे उसे किसी चीज़ के बारे में दिखाते हो, टीवी में कभी उसको कोई एप्पल नज़र आता है देखते हुए, तो वो बता देगा कि ये ए फॉर एप्पल है। तो ये उसके माइंड में उस प्रतिमा का निर्माण हो गया है। उसी तरह से बच्चा माँ की आवाज़ सुनकर मस्तिष्क में उसकी प्रतिमा बनाता है। जैसे कोई बच्चा है अपने पापा के पास बैठा है, भाई बहनों के पास बैठा है, किसी की खेल रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ आवाज़ लगाएगी कि बेटा बात सुनो, आवाज़ लगाए, इधर आओ, कम हेयर, आप कुछ भी उसको बुलाओ, उसको उसके नाम से बुलाओ, तो वो तुरंत अपने माइंड में एक पिक्चर सेटअप कर लेता है कि मुझे आवाज़ सुन के बना लेता है, पिक्चर सेट कर लेता है कि मुझे मेरी माँ ने आवाज़ लगाई, और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ जाता है। ठीक है, फिर है अंतर्दर्शी चिंतन अवस्था, जिसे अंतर्ज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। ये 4 to 7 ईयर्स की एज में शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि केवल यहाँ पर बच्चा उस रिजल्ट के बारे में जो है चिंतन करता है। ठीक है, अंतर्ज्ञान का मतलब ये है कि बच्चे को पूरी प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन वो मूलभूत चीज़ों के बारे में जानना सीख जाता है। जैसे 4 to 7 ईयर का बच्चा स्कूल भी जाने लग जाता है, तो उसे वहाँ पर काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे उसे एडिशन है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडेशन है, वो सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल के तौर पे सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता है कि ऐड करना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की दी हुई तीसरी अवस्था के बारे में। ये है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष की होती है। ये वो एज ग्रुप होता है जहाँ पर जो बच्चा है वो तर्क बुद्धि करने लग जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे, ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ये पलटावी अवस्था भी होती है। इस अवस्था में बालक जो है वो वास्तविक चिंतन कर पाता है, ठोस या मूर्त चिंतन जिसे हम कह रहे हैं वो कर सकता है। इस एज ग्रुप में एक संरक्षण की स्थिति होती है। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण होता है। परिवर्तनों व स्थिरता को पहचानने की क्षमता आ जाती है, यानी इस एज ग्रुप में बच्चों को पता चलता है कि कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो चेंजेस होती जाती हैं, परमानेंस कैसे आती है। यानी कि इस एज ग्रुप में क्रमबद्धता यानी विचारों की विलोम्यता आती है, उत्क्रमणशीलता आती है, किसी चीज़ को आरोही अवरोही में करना उसको आ जाता है, कि बच्चे को पता लगने लगता है कि लंबाई क्या है, भार क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, ऊंचाई, समय आदि के साथ वो संप्रत्यय बिठाना शुरू कर देता है। यानी इस एज ग्रुप में अगर आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हो कि समय कितना हो गया, 8 बज गए हैं, 8:30 हो गए हैं, 4 बज गए हैं, 4:45 हो गए हैं, तो वो धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे माइंडसेट बच्चे का अच्छा होता जाता है और वो उन चीज़ों को समझने लग जाता है। उसको पता चलने लग जाता है कि इस चीज़ को मैं आरोही क्रम में रखूँ या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में रखना है, वो सारी चीज़ें उसको पता लगने लग जाती हैं। ठीक है, फिर है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये 11 से 12 वर्ष यानी 11-12 वर्ष से 18 वर्ष की यानी किशोरावस्था की उम्र होती है, और इस चीज़ में फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, औपचारिकता ज़्यादा आ जाती है। संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है ये पहली चीज़। इसमें तार्किक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चा इतना मैच्योर तो हो जाता है कि उसे चीज़ों के बारे में पता लगने लग जाता है ना। जैसे हम 2 to 7 ईयर्स तक बच्चों को यही सिखाते आते हैं कि हाँ जी चंदा मामा है, सूरज देवता है, ये चीज़ें के बारे में उसको धीरे धीरे पता लगता है कि ये एक्चुअल में प्लैनेट्स हैं। धीरे धीरे उसको 11 वर्ष तक की उम्र तक आते आते बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये सन जो है ये एक स्टार है ना, ये अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। ये सारी चीज़ें उसका माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और उसमें उच्च स्तरीय चिंतन की जो कंडीशंस हैं, यानी कि उसमें वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। धीरे धीरे पहले जब छोटे बच्चा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं करना, ये चीज़ आ बाबा ले जाएगा, या कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा, या तुम्हें कोई डांट पड़ेगी, चिड़िया ले गई किसी चीज़ को उठा के, है ना। किसी चीज़ के लिए हम जब मना करते बच्चे को, हाँ बच्चा कोई चीज़ छेड़ने की कोशिश कर रहा है, मांग रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं, हम चीज़ को छुपा देते हैं और उसको कहते हैं कि ये बाबा ले गया, ये चिड़िया उठा के ले गई, है ना। ऐसे तो वो डराने की कोशिश करते हैं, उससे चीज़ों को हाइड करते हैं। लेकिन इस एज ग्रुप के बच्चों को वेल
बिहेव्ड होते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको सिंबॉलिक थिंकिंग यानी प्रतीकात्मक प्रक्रिया और परिपक्व नैतिक चिंतन, ये जिसे हम कह रहे हैं, इस एज ग्रुप में किशोरावस्था जो आ जाती है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है, उसमें क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे की स्टार्ट हो चुकी होती है। उसे चीज़ों के बारे में पता होता है कि सन क्या है, स्टार क्या है, अर्थ क्या है ना, और प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, वाटर बॉडीज़ क्या हैं, तो हर चीज़ के बारे में वो अच्छे से समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इनको एक सिंबल के तौर पे भी अगर कोई चीज़ बताएंगे तो ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये वो एज ग्रुप है जहाँ पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी परिकल्पित परिस्थितियों का निर्माण होता है। यहाँ पर ये बच्चे जो है ये इमेजिनरी भी होते हैं, ठीक है, ये अपनी ही एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब है जीन पियाजे की जो सिद्धांत की जो कुछ अवधारणाएं हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्कीमा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये बुद्धि या अवधारणाएं ही है, ये मानसिक संरचनाएं हैं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, पार्ट्स हैं। फिर है संज्ञानात्मक स्कीमा। स्कीमा जो है वो दो तरह का बताया है इन्होंने। संज्ञानात्मक स्कीमा कौन सा होता है, लिखने पढ़ने सोचने समझने का तरीका होता है। और व्यवहारिक स्कीमा क्या होता है, व्यवहार करने का व्यक्तिगत तरीका होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं, हर व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है बिहेव करने का किसी चीज़ के प्रति। तो ये स्कीमा है, हमारी अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट है स्कीम। स्कीम क्या होता है, स्कीम होता है चिंतन और व्यवहार का ऐसा स्वरूप जिसमें पुनरावृत्ति वाले कार्यों में लिया जाता है, जैसे दैनिक क्रियाकलाप। हर बच्चे का अपना एक माइंडसेट होता है, हर बच्चे का अपना एक प्रोसेस होता है काम करने का, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, और वो उसके रेगुलर वर्क्स में दिखाई देता है, डे टू डे लाइफ में दिखाई देता है। फिर है संज्ञानात्मक संरचना। ये मस्तिष्क में उपस्थित पूर्व ज्ञान या विषय वस्तु से संबंधित पहले से उपस्थित तत्व होते हैं। और समायोजन की हम बात करें, नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की संपूर्ण प्रक्रिया जो व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। इसके दो तत्व होते हैं, आत्मीकरण यानी अडेप्टेशन, नवीन ज्ञान को ग्रहण करना। फिर है व्यवस्थापन, जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पूर्ण धारणाओं व अनुभवों को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर उन चीज़ों को बताया गया है कि बच्चे धीरे धीरे एज ग्रुप जो चेंज होता जाता है उसमें बच्चे कैसे चीज़ों के प्रति अपने रिएक्शंस को देते हैं, कैसे उसमें अब देखिए साम्यावस्था यानी साम्य कैसे बिठाते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा को बदलने परिवर्तित करने या संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो साम्य अवस्था कहलाती है। यानी कि कोई भी नई जो जानकारी बच्चों को मिलती है तो वो उसके साथ यानी उसका जो प्री कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, परसेप्शन जो चल रहा है अभी तक का, उसमें कैसे बदलाव करना है, कैसे परिवर्तन करना है या संशोधन की जो प्रोसेस है वो साम्य अवस्था कहलाती है। अब है विकेंद्रण। अब इसमें क्या होता है, जैसे लगभग 4 साल की एज से पहले जो बच्चा होता है उसका जो चिंतन है वो अवास्तविक होता है, उसको जो भी चीज़ बोल दी जाएगी वो उस चीज़ को ओके कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रण की जो स्थिति है वो बढ़ती है, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है, 5 से 7 साल में आए, 4 से 7 साल का बच्चा है, 7 से 11 साल का है, या उससे आगे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उसके माइंडसेट में जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं और वो एक नई थिंकिंग की ओर अग्रसर होता रहता है। वो सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। तो जीन पियाजे से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं वो हमने इसमें बात की है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो विद्यालय और कक्षा यानी पर्यावरण के तौर पर बढ़ता जाता है, लेकिन बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो खेल के मैदान में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप में, पीयर ग्रुप में जैसे जैसे बढ़ता है, आगे जाता है, उनके साथ एडजस्ट होता है तो वो और चीज़ों को सीखता है। और पियाजे का ये मानना है कि बच्चों के अधिगम के लिए, शिक्षार्थी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए, किसी बच्चे के लिए पर्यावरण को, अपने वातावरण को सक्रिय रूप से खोजबीन करना, उसको एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो थ्योरी है ये हम बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा। और पियाजे कहते हैं कि बालक और उसके वातावरण के मध्य जो चलने वाली जो परस्पर जो क्रियाएं हैं यही एक तरह का अनुकूलन है, यही एक तरह का संज्ञान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतरीन बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।